लेकिन आप कभी चाइना की सपोर्ट मांगते हैं, कभी आप पाकिस्तान की सपोर्ट मांगते हैं। सबको पता है मणिशंकर अय्यर जी गए थे और वहाँ पे पाकिस्तान का सपोर्ट मांगा था। मतलब कि क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए आपको इंटरनेशनल पावर्स की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्चुअली आपकी मंशा को खुलकर जाहिर करता है कि आपको सिर्फ सत्ता की भूख है, आपको देश की या देश की जनता की जो डेवलपमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी का ये बयान ही पूरा दुखद है। पहली बात तो उनको एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ऐसी अश्योरेंस देनी ही नहीं चाहिए थी। व्हाट डज ही मीन? आई मीन वी रियली डोंट अंडरस्टैंड। दिग्विजय सिंह जी से ये पूछना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी तो तब भी थी जब कश्मीरी पंडितों को रातों रात मतलब एक पूरी कौम को बेघर कर दिया गया, तब भी थी। इंसानियत कश्मीरियत तब नहीं थी जब मार के मतलब ऐसी हालत कर दी थी, मजबूर कर दिया था। ये तो बोलने की बार बार ज़रूरत ही नहीं कि आवाज़ें घर घर से आती थी, जगह जगह पोस्टर्स थे। तब कहाँ थी इंसानियत? तब कहाँ थी कश्मीरियत? कश्मीरियत तो तब भी थी क्योंकि कश्मीर में अगर पंडित और हिंदूज़ और मुस्लिम्स जब रहते थे तो वो मिलके कश्मीर बनता था। तो कश्मीरियत तब नहीं थी, इंसानियत तब नहीं थी जब रातों रात वहाँ से सबको भगाया गया। मैम 2019 में धारा 370 को केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार द्वारा हटाया गया था और आज जो हमारा अंदरूनी मामला है उसको लेकर दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से बात करते हैं और ये कहते हैं कि धारा 370 को हटाया जाना बेहद दुखद की बात है। अगर हमारी सरकार आई तो हम वापस लाएंगे धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में। सबसे पहली बात तो धारा 370 का हटना भारत का एक अंदरूनी मामला है, इट्स एन इंटरनल मैटर। दिग्विजय सिंह जी की ये जो क्लब हाउस ऑडियो है इट इज़ वायरल ऑन द सोशल मीडिया, मैंने भी बहुत गौर से सुनी है, जहाँ पे क्लियरली उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में उन्होंने बोला है कि 370 का हटना बहुत ही दुखद है। उन्होंने कश्मीरियत की बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, कश्मीरियत की बातें की है, डेमोक्रेसी की बातें की हैं और भी बहुत सारी बातें की, और ये दुख जताया है कि इसका हटना मतलब बहुत ही दुखद है। मैं दिग्विजय सिंह जी से ये पूछना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी तो तब भी थी जब कश्मीरी पंडितों को रातों रात मतलब एक पूरी कौम को बेघर कर दिया गया, तब भी थी। इंसानियत कश्मीरियत तब नहीं थी जब मार के मतलब ऐसी हालत कर दी थी, मजबूर कर दिया था। ये तो बोलने की बार बार ज़रूरत ही नहीं कि आवाज़ें घर घर से आती थी, जगह जगह पोस्टर्स थे। तब कहाँ थी इंसानियत? तब कहाँ थी कश्मीरियत? कश्मीरियत तो तब भी थी क्योंकि कश्मीर में अगर पंडित और हिंदूज़ और मुस्लिम्स जब रहते थे तो वो मिलके कश्मीर बनता था। तो कश्मीरियत तब नहीं थी, इंसानियत तब नहीं थी जब रातों रात वहाँ से सबको भगाया गया। और दुख की बात तो ये भी है कि जो हमारी प्ली है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता क्योंकि 30 साल पुराना केस है, अब एविडेंसेस जुटाना पॉसिबल नहीं है एंड ऑल दैट। दिस दुखद एक्चुअली में ये चीज़ है, ना कि 370 का हटना। 370 का हटना एक्चुअली में ये बहुत ही बढ़िया कदम था, बहुत ही बोल्ड कदम था मोदी सरकार की तरफ से जो कश्मीर के लिए उठाया गया। मोर देन एनीथिंग एल्स इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था जेएनके को मिला था वो हट गया। उससे क्या हुआ, जो कश्मीर की जेएनके की जो इंटीग्रेशन थी वो भारत में कंप्लीट हुई, ना कोई स्पेशल स्टेटस रहा। मतलब अगर हम सब कहते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अटूट अंग है तो ये स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत ही क्यों थी? ऐसा क्यों जताया गया कि आप लोग स्पेशल हो, आप लोगों मतलब ये एक साइकोलॉजिकल फियर था। बहुत सारे अदर रीजंस भी है बट मोर और लेस इट वाज अ साइकोलॉजिकल बैरियर कि हम स्पेशल है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 370 हटने के बाद से मुझे आप बताइए क्या आपने सुने कि स्टोन पेल्टिंग के कोई इंसिडेंट्स हुए हैं? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक भारत, एक संविधान, एक निशान, जो रूल्स यहाँ पे थे मतलब उस 370 से पहले जो हिंदुस्तान में लागू होते थे अब वो कश्मीर जेएनके में भी लागू होते हैं, जो कि अब तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गई है। ठीक है कि स्टेटहुड से एक आई मीन ऑब्वियसली स्टेटहुड नहीं रहा, अब यूनियन टेरिटरी है, बट दैट शुडंट मैटर एज लॉन्ग एज यू नो द एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग इट्स जॉब। वहाँ पे जो कार्य होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी नागरिकों के लिए होना चाहिए, वो जब तक काम पूरा हो रहा है तब तक तो इट इज़ नॉट एन इशू। भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन कश्मीरी पंडितों को 1990 में अपने घर से बेघर कर दिया गया था उन्हें वापस विस्थापन की बात कर रही है भारत सरकार। दूसरी तरफ ये कहते हैं
हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम धारा 370 को वहां पर लागू कर देंगे। ये किस तरीके की मंशा है कांग्रेस की, और क्यों ये नेता हमारे मैटर को पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? देखिए, अगर आप कांग्रेस का 90 से लेके अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, लोकसभा में देखें या स्टेट इलेक्शंस में देखें, तो जितनी उनकी सीट्स हैं उनसे उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस का पता लग जाता है। तो अपेरेंटली इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे हिसाब से कुछ ऐसी ऊट पटांग स्टेटमेंट्स देना जिससे एज दे से कि मीडिया में कंट्रोवर्सी बिकती है। एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास कर दिया तो रेलेवेंस, वो फोकस जो है मीडिया का वापस उन पर आ जाता है। अगर दुख की बात, जैसे उन्होंने कहा दुखद तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इंटरनल मुद्दे हैं भारत में, जो एक्चुअली में ऑपोजिशन को एक जो रोल प्ले करना चाहिए सरकार के साथ मिलकर, वो कर नहीं रहे हैं। तो ऊट पटांग बातें करना, ये तो आज दिग्विजय सिंह का पहली बार ऐसा कोई ऊट पटांग बयान नहीं आया। वो ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते रहते हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं, बट दुख की बात एक्चुअली ये है कि इस बार उन्होंने एक इंटरनल मैटर को एक प्लेटफॉर्म पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सामने ये बोला कि हाँ भाई बहुत दुख की बात है। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं, दे बिकम फॉडर फॉर द पाकिस्तानीज। तो पाकिस्तानी मीडिया में वो बातें उछाली जाती है जो भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ फिर उन स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली अगर दुखद कोई चीज़ है तो इस पूरी स्टेटमेंट में दिग्विजय सिंह जी का ये बयान ही पूरा दुखद है। पहली बात तो उनको एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ऐसी अश्योरेंस देनी ही नहीं चाहिए थी। व्हाट डज ही मीन? आई मीन वी रियली डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप JNK में जाकर देखें, इस समय काफ़ी सारा काम हो रहा है जो पहले भी होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बट अब अगर हो रहा है, वहाँ के लोग खुश हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की, डेमोक्रेसी। तो मैं उन्हें बताना चाहूँ कि अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे DDC इलेक्शंस हुए हैं जहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। डेमोक्रेसी उसको कहते हैं कि जब लोग बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के वहाँ पे आते हैं, अपने जो संवैधानिक अधिकार है, अपने वोटिंग का जो अधिकार है उसको यूटिलाइज करते हैं। सो एक्चुअली में डेमोक्रेसी वहाँ देखने को मिलती है। एक तरफ दिग्विजय इस तरीके के बयान देते हैं, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि और भी पार्टियों को आना चाहिए। ये जो बात कही गई है इनका मैं स्वागत करता हूँ और ये जनता के हित में रख के बात की गई है। आप भी एक कश्मीर से बिलोंग करती हो, आप भी एक पंडित कश्मीरी हो, क्या कहना चाहोगी? कश्मीरी पंडित हो। जनता के हित में उन्होंने कहा, पर मैं ये उनसे पूछना चाहूँगी कि कौन सी जनता के हित में, क्योंकि ये जो सारे ऊटपटांग बयानबाजी जो होती है ये भारत की जनता के हित की बात तो है ही नहीं, ना ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात है। हाँ, ये हित की बात है पाकिस्तान में वहाँ की जनता की, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी कश्मीर इज़ एन इंटरनेशनल एक मुद्दा है जहाँ से उनके पॉलिटिशियंस की भी रेलेवेंस रहती है कि हाँ, UN में तो आई थिंक एक काफ़ी पहले खारिज हो चुका है, बोला है कि इट इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। मुझे बार बार ये समझ नहीं आती है बात कि बार बार ये कश्मीर का मुद्दा उछालना, जो मतलब करना क्या चाहते हैं ये लोग? जनता, किस जनता की बात करें? जम्मू कश्मीर की जनता अगर इतनी ही दुखी होती तो वो वहाँ पर DDC इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेती। अभी अगर आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था पुलवामा के किसी गाँव में, वहाँ पे लोग जा रहे हैं और वहाँ पे वैक्सीनेशंस हो रही हैं। अगर मुद्दा होना चाहिए तो ये मुद्दे होने चाहिए कि क्या जो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं, गाँव तक पहुँच रही हैं या नहीं रही हैं। तो जनता तक वो चीज़ें पहुँच रही हैं, वो सुविधाएं पहुंच रही हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रातों रात 370 हटने के बाद कोई मैजिकल चेंज आएगा। इट टेक्स टाइम। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी स्कीम्स थी जो लागू नहीं थी पहले। अब अगर आप देखें तो आयुष्मान भारत की स्कीम की बात करूँगी, JNK में लागू नहीं थी, लेकिन अब अगर लागू हुई है तो भारत सरकार ने आई थिंक पूरे जो JNK के रेजिडेंट्स हैं उनको 5 लाख का कवर दिया है उसमें। सो इज इट अ गुड थिंग? बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो पहले लागू नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी किसी की थी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी इंडिया के फंड्स को डाइवर्ट करेगा दोबारा से श्रीनगर को एक ही दिन में, एक साल में, रातों रात वहाँ पे कोई कुछ मैजिकल चेंज आएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। डेवलपमेंट इज़ अ स्लो प्रोसेस। वो पहले भी ऑन कार्ड्स था, हुआ क्यों नहीं वो अलग मुद्दा है। लेकिन अब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे आए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ें इनमें बहुत बदलाव आया है। अगर हम इमेजिन करें इस बात को कि कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में लागू कर देंगे। इससे पहले महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी इसी तरीके की बातें कह चुके हैं कि चाइना की मदद से हम धारा 370 लगाएंगे। क्यों इस तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं? क्यों चाइना पाकिस्तान को ये लोग हिंदुस्तान में बैठ के सपोर्ट करते हैं?
एक्चुअली में सोचने की बात तो यही है कि क्यों ये पॉलिटिशियंस जो है, जो इंटरनल इंडिया की जो इंटरनल जो मुद्दे हैं उनको फॉरेन जो ये पावर्स है इनके साथ क्यों डिस्कस करते, खासकर वो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं हमारी कंट्री के अगेंस्ट। तो ये तो साफ साफ देशद्रोही स्टेटमेंट्स हैं। पहली बात तो अगर आपके देश का मुद्दा है तो आप अपने सरकार के साथ, लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए ना, आप ओपनली डिस्कस कीजिए, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन आप कभी चाइना की सपोर्ट मांगते हैं, कभी आप पाकिस्तान की सपोर्ट मांगते हैं। सबको पता है मणिशंकर अय्यर जी गए थे और वहाँ पे पाकिस्तान का सपोर्ट मांगा था। मतलब कि क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए आपको इंटरनेशनल पावर्स की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्चुअली आपकी मंशा को खुलकर जाहिर करता है कि आपको सिर्फ सत्ता की भूख है, आपको देश की या देश की जनता की जो डेवलपमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए। क्योंकि कुर्सी के ज़रिए कितने स्कैम्स हुए, कि इतने स्कैम्स हुए, इतनी जो देश का जो जनता का पैसा था उनकी जेबों में गया, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब क्योंकि वो सारी स्कैम्स देखिए, अब जब से मोदी सरकार आई है स्कैम्स तो ना के बराबर ही होते हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बदलाव धीरे धीरे ही आता है। ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को बदलने में बहुत समय लगता है। फ्रीडम और स्पीच की बात करते हैं, इन्हीं में से कुछ संगठन और यही नेता कहते हैं कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, इन्हें कितनी और आज़ादी चाहिए कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचाते हैं, देश को बदनाम करते हैं। जो हमारे दुश्मन देश हैं उन्हीं के साथ हमारे देश की अंदरूनी बातों को शेयर करते हैं और उसके बाद भी खुले घूम रहे हैं, जेलों में नहीं जाया जा रहा। फिर कौन सी आज़ादी चाहिए? देखिए, फासिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच और भी बहुत सारे जो हैवी दीज टर्मिनोलॉजीज हैं ये दिन रात यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप देखें इनके खिलाफ अगर आप कोई भी बात करें तो इनमें रत्ती भर इनमें टॉलरेंस नहीं होती है। लेकिन ये वही लोग हैं, फासिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रोज़ वही लोग चिल्लाते हैं जो दिन भर सरेआम भारत के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं और फिर भी सुबह आराम से नींद से उठते हैं और फिर से वही उनका रूटीन शुरू हो जाता है। बावजूद उसके ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब फासिज्म की बातें करते हैं। तो और कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो इसी आइडियोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि जब इनका क्रिटिसिज्म होता है तो ये सो मच इज़ कि उसको मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। और अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया पे आजकल क्या हो रहा है, जितने भी लेफ्ट लीनिंग जो अकाउंट्स हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं, मतलब लोगों को मारने की बातें करते हैं, वो जो जितने भी लोग हैं वो खुलेआम बात करते हैं, दिन रात बात करते हैं, सुबह उठ के दोबारा से उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं या जो उनके खिलाफ उनको वो पिन पॉइंट भी करते, सो मच इस पिन पॉइंट भी करते, तो उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ प्रेरोगेटिव ओनली ऑफ दीज पीपल, द चोजन फ्री, द प्रिविलेज्ड वंस। देश को बदनाम करने के लिए देश के दुश्मन के साथ तो काफ़ी सारे मुद्दों को शेयर किया जाता है, पर 1990 में हुई घटना को लेकर और उन कश्मीरी पंडितों को न्याय को लेकर कांग्रेस क्यों बात नहीं करती? कांग्रेस कैसे बात करेगी? I mean 30 साल हो गए, अगर इनकी मंशा होती कभी हमें न्याय दिलाने का तो कुछ ना कुछ इन्होंने किया होता। खैर बहुत ये पॉलिटिशियंस हैं, इनके मुद्दे अलग होते हैं, इनको अपनी रेलेवेंस देखनी होती है, इनको अपने वोट बैंक की चिंता करनी होती है। शायद अगर हम भी वोट बैंक होते तो हमारे लिए भी ज़ोर शोर से प्लकार्ड्स उठते, मोमबत्तियाँ जलती, मोमबत्ती गैंग एक्टिव होता, ये जो बाकी आंदोलन जीवी हैं शायद वो भी एक्टिव होते। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम वोट बैंक नहीं हैं तो हमारी रेलेवेंस इनकी नज़र में कभी थी ही नहीं। उस समय हम बेघर हो गए, आज तक हम लोग सिर्फ इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि कभी ना कभी अपने घर कश्मीर वापस जाएंगे। सरकार हमें अश्योरेंसेस दे रही हैं, कितनी सरकारें आई, कितनी गई, अश्योरेंसेस मिलती रहती हैं, लेकिन ठोस कदम का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, हमारी दादी की जनरेशन, हमारी नानी की जनरेशन, जिन्होंने कभी कश्मीर से कदम बाहर रखा नहीं था, अचानक से उनको कश्मीर के माहौल से निकल कर जम्मू की गर्मी में आना पड़ा या बाकी भी स्टेट्स में जाना पड़ा, वो एडजस्टमेंट इश्यूज़ हुए। वो तो सिर्फ मतलब उस आस में उन्होंने दम तोड़ दिया कि हम फिर से कभी अपने घर कश्मीर वापस जाएंगे। जब वो वहाँ से निकले थे, जब हम कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले थे, तब किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये 3 महीने नहीं 30 साल से भी पता नहीं अभी कितना और समय लगेगा वहाँ जाने के लिए। तो ये पॉलिटिशियंस के अपने ही मुद्दे रहते हैं और वोट बैंक एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जिस दिन हम किसी के लिए वोट बैंक बनेंगे उस दिन हमारे इश्यूज़ को भी मोमबत्ती गैंग और आंदोलन जीवी गैंग ज़ोर शोर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे उछालेगा। धन्यवाद मैम।